हेलो वेलकम टू आगम क्लासेस। आप सबका स्वागत है आगम क्लासेस के इस वीडियोज में। आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माण की कि संविधान का निर्माण किन परिस्थितियों में हुआ, किस प्रकार से भारत के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भारत के संविधान को बनाया। इस पूरे घटनाक्रम को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जब संविधान सभा जो संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान जो बनाया है वो बनाया संविधान सभा ने, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली थी उसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले भारतीय संविधान जो सभा थी उसके बारे में समझना होगा कि किस प्रकार से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और तभी जाके जो संविधान सभा थी उसने भारतीय संविधान का निर्माण किया। तो जो भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए भारतीयों के द्वारा समय समय पर अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी गई थी। तो सबसे इसी क्रम में हम देखते हैं कि जो संविधान सभा की सबसे पहले जो मांग रखी गई थी वो रखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से, जो स्वराज विधेयक था ये 1895 में प्रकाशित किया गया था और 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा के बारे में बताया था, या सबसे पहले उन्होंने संविधान सभा के बारे में बात कही थी। तो इसमें देखें कि भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार 1895 के स्वराज विधेयक में होता है। इसके बाद में जो अगला जो प्रस्ताव रखा है, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि ये ऑफिशियल तौर पर जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने ये बात नहीं कही है, लेकिन स्वराज विधेयक के माध्यम से उन्होंने ये बात जरूर कही है कि भारतीय संविधान सभा होने चाहिए। ये कब बात कही उन्होंने? 1895 में ये बात कही है। किसके माध्यम से कही है? स्वराज विधेयक के माध्यम से कही है। इसके बाद जब महात्मा गांधी ने भी 1922 में कहा था कि भारतीय जो संविधान बनेगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, या भारतीय लोग हैं उनकी इच्छा के अनुसार भारतीय संविधान होना चाहिए। ये विचार रखा था 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा, जब वो असहयोग आंदोलन कर रहे थे। उसी समय ये बात उन्होंने कही थी कि संविधान का निर्माण या भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये दो बात हमें ध्यान रखनी है। अगली जो 1924 में ये बात कही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये बात कही है मोतीलाल नेहरू ने। जो मोतीलाल नेहरू थे ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की बात प्रस्तुत की थी, या संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की थी। कब की थी ये? 1924 में। और इन्होंने व्यक्तिगत रूप से बात अंग्रेजों के सामने रखी थी 1924 में, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी मांग को ठुकरा दिया। फिर इसके बाद जो व्यक्ति आते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया है, वो व्यक्ति है एम.एन. राय। एम.एन. राय ने अपने विचार का जो प्रतिपादन है ये 1934 में किया था। तो एम.एन. राय ने औपचारिक तौर का मतलब है कि उन्होंने ऑफिशियली यहाँ पर अंग्रेजों के सामने यानी पूरा ड्राफ्ट बना के या पूरा प्रारूप बना के संविधान किस प्रकार से होगा इसकी पूरी आधिकारिक मांग अंग्रेजों के सामने रखी थी। कब रखी थी? 1934 में उन्होंने ये अपना विचार अंग्रेजों के सामने रखा था। 1934 के एम.एन. राय के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, या जिसको हम वर्तमान में कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, ने पहली बार संविधान सभा के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग अंग्रेजों के सामने रखी है। तो पहले हमने बात की है बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से अपनी बात रखी है। महात्मा गांधी ने 1922 में कही है बात कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने बात रखी है अंग्रेजों के सामने। फिर उसके बाद 1934 में एम.एन. राय के द्वारा आधिकारिक तौर पर या औपचारिक तौर पर संविधान सभा के गठन की मांग रखी गई है। उसी के एक साल बाद कांग्रेस ने भी संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की जो मांग है वो अंग्रेजों के सामने रखी है। इसके बाद 1938 में कांग्रेस के माध्यम से ही कांग्रेस के ओर से पंडित नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। वयस्क मताधिकार का मतलब यहाँ पर यह है कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को वोट
करने का यहाँ पर अधिकार होगा और उनके द्वारा जो संविधान सभा चुनी जाएगी उसी के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो 1938 में जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये बात रखी है वयस्क मताधिकार की, और उसमें कहा गया है कि और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी बात को जो नेहरू की जो मांग है जो 1938 में उनके द्वारा रखी गई है, इसी मांग को ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से स्वीकार कर लेती है। ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार कर लेती है, जो नेहरू जी ने बात रखी है इसको स्वीकार कर लेती है, और इसी को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। जो नेहरू के द्वारा 1938 में जो बात रखी गई है वयस्क मताधिकार की और संविधान निर्माण की या संविधान सभा की मांग रखी गई है, उस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इसी को ये बात 1940 में स्वीकार की जाती है अगस्त में, और इसी को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। जब अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है उस समय जो भारत के जो वायसराय होते हैं वो होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। भारत के वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो। उस समय भारत के जो वायसराय होते हैं उनके द्वारा अगस्त प्रस्ताव को पेश किया जाता है। अगस्त प्रस्ताव में कहा जाता है कि युद्ध के पश्चात भारतीय अपने संविधान का निर्माण तैयार या रूपरेखा करेंगे। तो यहाँ पर युद्ध के पश्चात इस अगस्त प्रस्ताव में बात कही जाती है कि भारतीय अपने संविधान के निर्माण की रूपरेखा तैयार करेंगे। कब करेंगे? युद्ध के पश्चात। ये बात किसमें कही गई है? जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की कि समय समय पर भारतीयों ने किस प्रकार से संविधान सभा के बारे में विचार रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ध्यान रखें कि 1895 में बात रखी है बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में गांधी जी ने, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, 1934 में एम.एन. राय के द्वारा रखी गई है मांग, जो ऑफिशियली तौर पर मांग रखी गई है वो 1934 में रखी गई है एम.एन. राय के द्वारा। उसके एक साल बाद में कांग्रेस के द्वारा भी संविधान सभा की मांग रखी गई है। 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जो संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। इसी बात को अंग्रेजों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। कब स्वीकार किया जाता है? 1940 में स्वीकार किया जाता है। इसी को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से या अगस्त प्रपोजल के नाम से जानते हैं। तो अगस्त प्रपोजल में हमने देखा कि यहाँ पर जो वायसराय होते हैं भारत में वो कौन होते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो यहाँ पर होते हैं, और उनके द्वारा ये भारतीय लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माण की रूपरेखा जो भारतीय लोग अपने तैयार करेंगे। इसी के बाद में संविधान सभा के निर्माण के लिए एक प्रपोजल आता है, अंग्रेजों के द्वारा भेजा जाता है भारत में, जिसको हम क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स प्रपोजल के नाम से जानते हैं। जो क्रिप्स प्रपोजल है ये 1942 में भारत आता है। क्रिप्स मिशन कब आता है भारत? 1942 में भारत आता है। और क्रिप्स मिशन में मुख्य रूप से कहा जाता है जो अंग्रेज होते हैं वो द्वितीय विश्व युद्ध में संलग्न होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जो ब्रिटिश होते हैं उनकी हार को वो देखते हुए, अपनी हार को देखते हुए, द्वितीय विश्व युद्ध की गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहती है। यानी जो ब्रिटिश थे उनको भारतीय लोगों का यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग की आवश्यकता होती है। इसी के लिए वो यहाँ पर क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भेजते हैं 1942 में। इस क्रिप्स मिशन में जो किसके नेतृत्व में भारत आता है? सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ये जो क्रिप्स मिशन है ये आता है। और क्रिप्स मिशन में कहा जाता है, क्रिप्स मिशन में जो स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के रूप के साथ भारत आते हैं। यानी एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसको हम क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। लेकिन जो क्रिप्स प्रस्ताव होता है, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ठुकरा देती है। क्रिप्स मिशन जो होता है या क्रिप्स जो प्रस्ताव है इसको मुस्लिम लीग जो होती है वो ठुकरा देती है, क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ पर कहती है कि उसको 2 संविधान सभाएं चाहिए है। यानी अलग देश की मांग यहाँ पर करती है, पाकिस्तान देश की। तो यहाँ पर जो हमारा क्रिप्स मिशन आया था वो
इस क्रिप्स मिशन को ठुकरा देती है और क्रिप्स मिशन यहाँ से वापस चला जाता है। तो हमें इसके क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि क्रिप्स मिशन कब आया है, 1942 में लाया गया है या आया है, किसके नेतृत्व में आया है, सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत भेजा गया है। और इसको किसने ठुकरा दिया है, मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया है। क्यों ठुकरा दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग की यहाँ पर क्या डिमांड थी, 2 संविधान सभा के गठन की यहाँ पर मुस्लिम लीग मांग रखती है। इस कारण से ये जो क्रिप्स प्रस्ताव था या क्रिप्स जो मिशन था वो यहाँ पर वापस चला जाता है। इसी के बाद संविधान निर्माण के लिए या संविधान सभा का जो गठन है, या संविधान सभा के गठन के लिए अगला एक मिशन भारतीय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजा जाता है, जिसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। जो कैबिनेट मिशन है ये 1946 में भारत में भेजा जाता है। किसके निर्माण के लिए, तो संविधान निर्माण के लिए। संविधान निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 सदस्य आते हैं, जो तीनों के तीनों एक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं ब्रिटेन में। इस कारण से इसको हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और इसमें कौन कौन व्यक्ति आते हैं, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 व्यक्ति इसमें आते हैं। और ये जो मिशन आता है ये लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसका नेतृत्व करते हैं। तो इसमें 3 सदस्य आते हैं और भारत में जो कब पहुंचता है कैबिनेट मिशन, तो भारत में पहुंच जाता है 24 मार्च 1946 को भारत आता है। या भारत कब आता है, तो 24 मार्च 1946 को भारत आ जाता है। 24 मार्च 1946 को ये आ जाता है और इसने जो अपनी योजना थी या इसका जो ड्राफ्ट था वो कब इसे प्रकाशित करता है, तो ये प्रकाशित करता है 16 मई 1946 को। ये अपनी योजना या जो अपनी जो प्लानिंग थी उसको प्रकाशित करता है कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इसका प्रकाशन कब किया जाता है, तो 16 मई 1946 को। यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग फिर से इसके कॉन्सेप्ट को ठुकरा देता है। मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी, दो संविधान सभा की यहाँ पर मांग जो मुस्लिम लीग करती है, उस मुस्लिम लीग की जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, जो कॉन्सेप्ट होता है, उसको ये जो कैबिनेट मिशन होता है ये ठुकरा देता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि मुस्लिम लीग की 2 संविधान सभा के निर्माण के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कैबिनेट मिशन ठुकरा देता है। लेकिन ठुकराने के बाद लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना रखी जिसमें मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। जैसे पहले मुस्लिम लीग अपनी मांग पर अड़ी हुई थी कि उसको अलग अलग संविधान, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए है, लेकिन मुस्लिम लीग कि ये डिमांड जो होती है कैबिनेट मिशन पूरी तरह से ठुकरा देता है। लेकिन फिर वह एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है मुस्लिम लीग के सामने जिससे वो काफी हद तक संतुष्ट हो जाती है। तो ये हमने किसकी बात की है, कैबिनेट मिशन की बात की है। कैबिनेट मिशन कब भारत पहुंचा है, तो कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा है 24 मार्च 1946 को। किसके नेतृत्व में आया है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आता है भारत। इसके बाद संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का जो गठन होता है ये प्रस्ताव रखता है कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये गठन कब होता है, तो कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। तो संविधान सभा का गठन कब होता है, तो नवंबर 1946 में। ये प्रावधान करता है कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की जाएगी। यानी जैसे पूरा ये भारत है, पूरे भारत की एक लाख 10 लाख की जो जनसंख्या होगी उस पर एक सीट या 10 लाख की जनसंख्या को एक मेंबर रिप्रेजेंट वहां पर करेगा। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित कर दी जाती है। किसके हिसाब से, कैबिनेट मिशन के हिसाब से। प्रत्येक 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 ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। तो जो ब्रिटिश प्रांत यानी जहां पर सीधा नियंत्रण या सीधा शासन ब्रिटिशर्स का था या अंग्रेजों का था, वहां पर 3 समुदायों में वो पूरा का पूरा क्षेत्र डिवाइड या 3 समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। यानी जितनी जनसंख्या होगी उसी के हिसाब से सीटें वहां पर आरक्षित की जाएंगी या आवंटित की जानी थी। तो इस हिसाब से जो 3
तीन समुदाय में, इस समुदाय कौन कौन से थे, तो तीन समुदाय में जो ब्रिटिश भारत था उसमें तीन समुदाय बना दिए जाते हैं। तीन समुदाय में कौन कौन से तीन समुदाय थे, तो एक समुदाय था मुस्लिम, एक था सिख और एक था सामान्य। यानी जो सामान्य में लोग आते थे, मुस्लिम और जो सिख के समुदाय को छोड़कर जितने भी कम्युनिटी थी या जितने भी समुदाय थे वो सामान्य वर्ग में आते थे। तो इस प्रकार से तीन समुदाय में ब्रिटिश भारत की सीटों को आवंटित किया जाना था। इसी के बाद में जो संविधान सभा आंशिक, देखिए संविधान जो सभा है जो ब्रिटिश भारत था वहां पर जो मेंबर चुने गए थे वो उनका इलेक्शन हुआ था। लेकिन जो हमारी देसी रियासतें थी जिसको हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो जो देसी रियासतें थी वहां पर वहां के लोगों का चुनाव जो जो कि संविधान सभा में आए थे उनका यहाँ पर इलेक्शन नहीं होता है, वो नॉमिनेट किए जाते हैं क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट थी और प्रिंसली स्टेट के किसी मेंबर को राजा के द्वारा भेज दिया जाता था सीधा नॉमिनेट करके, वहां पर किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं किया गया था। तो यही कहा गया है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय या बॉडी थी। यानी कुछ जो संविधान सभा थी, आंशिक संविधान जो सभा थी वो चुनी गई थी और कुछ जो संविधान सभा थी वो कैसी थी, नामांकित, यानी उनको नॉमिनेट किया गया था। दोनों प्रकार की संविधान सभा हमें देखने को मिलती है कि कुछ मेंबर तो इलेक्टेड हुए थे यानी उनका चुनाव हुआ था और कुछ मेंबर ऐसे थे जिनको सीधा नॉमिनेट किया गया था जो प्रिंसली स्टेट से आते थे। इसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा ने जब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित कर दी तो इस प्रकार से पूरे भारत में कुल जो सीट आवंटित हुई वो कितनी हुई, 389 सीट, 389 सीट कुल पूरे भारत में, जो पूरा भारत था उसमें से 389 सीट हुई। अब जो 389 सीट थी इनमें से 296 आती थी ब्रिटिश भारत से, यानी जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था वहां से 296 सीटें आती थी और 93 सीटें देसी रियासतों से यानी कि प्रिंसली जो स्टेट हैं वहां से 93 सीटें आती थी। इसी यदि हम 296 सीटों में से भी बात करें तो 296 सीटों में से 292 जो सीटें थी ये सदस्यों का चयन, जो 292 जो सदस्यों का चयन है 11 गवर्नरों के प्रांतों से होना था। कहाँ से होना था, जो 11 गवर्नर जो प्रांत थे यानी ब्रिटिश सरकार का जहां पर सीधा नियंत्रण था यहाँ से 11 प्रांत थे और 11 प्रांतों से कितनी सीटें आनी थी, 292 सीटें आनी थी। जैसे मद्रास हुआ, बॉम्बे हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ और बंगाल हुआ, यहाँ से आपके 11 यहाँ पर प्रांत थे जिनसे टोटल मिला के 292 सीट आनी थी। जबकि 4 सीटें जो आनी थी वो आनी थी कमिश्नरी क्षेत्रों से। कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सीटों का चुनाव किया जाना था, यानी जिनको हम मुख्य आयुक्त भी बोलते हैं। तो मुख्य आयुक्तों से 4 सीटों का चुनाव वहां पर किया जाना था। जैसे जो चार जो आयुक्त वाले क्षेत्र थे या जो चीफ कमिश्नरी वाले जो क्षेत्र हुआ करते थे वो उसमें आती थी दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्र आते थे किसके अंतर्गत, मुख्य जो कमिश्नर हुआ करते थे या मुख्य आयुक्तों के जो प्रांत थे उसमें 4 क्षेत्र आते थे। कौन कौन से, दिल्ली, अजमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है, कुर्ग जो कि कर्नाटक में पड़ता है, बलूचिस्तान जो कि वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। ये 4 क्षेत्र चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आते थे। तो इस प्रकार से जो आवंटित सीटें थी वो 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई और 93 जो सीटें थी ये देसी रियासतों के लिए आवंटित की गई। देसी रियासतों में जैसे कश्मीर हुआ, हैदराबाद हुआ, ऐसे कई सारी जो हमारी देसी रियासतें थी उनको 93 सीट आवंटित की जाती हैं। इसके बाद जो देसी रियासतें थी और यहाँ पे इतनी सीटें आवंटित करने के बाद जो 296 सीटें थी इनका होता है चुनाव। 296 सीटों का होता है चुनाव, यानी ये सभी लोग चुन के यहाँ पर जाते हैं संविधान सभा में। जबकि यहाँ पर जो 93 जो लोग होते हैं या 93 जो मेंबर आने हैं देसी रियासतों से यानी प्रिंसली स्टेट से, इनका नॉमिनेशन होता है, यानी ये नॉमिनेट किए जाते हैं राजा के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद देखें, इसके बाद जब ये मेंबर बता दिए गए संविधान सभा के द्वारा कि इतने मेंबर होंगे, इतने ब्रिटिश भारत से आएंगे, इतने देसी रियासतों से आएंगे, तो इसके बाद होते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव होते हैं ये जुलाई अगस्त 1946 में कराए जाते हैं। जुलाई अगस्त 1946 में कराए जाते हैं। 296 सीटों पर चुनाव
कराए जाते हैं। 296 सीटों पर चुनाव कराने के बाद इसमें से जब रिजल्ट आते हैं तो कांग्रेस को 208 सीटें यहाँ पर मिलती हैं, यानी जीतती है कांग्रेस। मुस्लिम लीग 73 सीटें यहाँ पर जीतती है। और छोटे समूह व स्वतंत्र जो सदस्य थे, यानी अदर मेंबर जो हम कह सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंस जो लड़े थे, वो ना तो कांग्रेस से थे ना मुस्लिम लीग से थे, ऐसे 15 सदस्य यहाँ पर चुने जाते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं भी यहाँ पर निर्वाचित हुई थीं। नोट, महात्मा गांधी, इसके बारे में हमें एक चीज और ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के कभी सदस्य नहीं रहे हैं या कभी सदस्य नहीं बने हैं। कौन नहीं बने हैं? तो महात्मा गांधी कभी संविधान सभा के सदस्य, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है, उसके कभी सदस्य नहीं रहे हैं। तो ये हमने बात की है कि पहले जो कैबिनेट मिशन भारत आया है, कैबिनेट मिशन योजना बनाई गई है, उसके द्वारा 389 मेंबर पूरे भारत से चुने गए हैं। उनमें से 296 ब्रिटिश भारत से चुने गए हैं और 93 यहाँ पर चुने गए हैं देसी रियासतों से। तो 296 लोगों का यहाँ पर इलेक्शन होता है, जबकि जो 93 मेंबर्स थे उनका क्या होता है, नॉमिनेशन, यानी मनोनयन उसका किया जाता है या चुने जाते हैं सीधे राजा के द्वारा, जिनका भी वहां पर शासन होता था। इसके बाद हमें ध्यान रखना है, जो हमारे B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए, किंतु भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात पूर्वी जो बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। अतः डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट कांग्रेस के M.R. जयकर से त्यागपत्र दिलाकर रिक्त कराई गई, जहां से वे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए थे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो पहले चुने गए थे पूर्वी बंगाल से, लेकिन भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के खाते में चला गया। अतः डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना संसदीय सीट से कांग्रेस के M.R. जयकर को त्यागपत्र यहाँ पर दिलाकर रिक्त कराई गई, जहां से फिर वे उपचुनाव में निर्वाचित होकर पुनः संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो हमें भीमराव अंबेडकर के बारे में ध्यान रखना है कि पहले वो निर्वाचित हुए थे पूर्वी बंगाल से, लेकिन पूर्वी बंगाल जब किसका भाग हो गया था, पाकिस्तान का, तो फिर उनको जो पूना की संसदीय सीट थी वहां से जो कांग्रेस नेता थे M.R. जयकर के त्यागपत्र दिला दिया जाता है और उसी सीट पर फिर चुनाव कराए जाते हैं, जिस पर वो निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित दोबारा से हो जाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर संविधान सभा की कार्यवाही की। तो देखिए, संविधान सभा की जो कार्यवाही है ये कब से प्रारंभ होती है? ये होती है 9 दिसंबर 1946 से, जब कांग्रेस इलेक्शन हो गया है। इलेक्शन के बाद अब ये पहली जो बैठक होनी है संविधान सभा की, तो संविधान सभा की जो कार्रवाई है, ये जो संविधान सभा की पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की जाती है। लेकिन मुस्लिम लीग इस बैठक में बायकॉट करती है और इस बैठक में नहीं आती है, या इस बैठक में मुस्लिम लीग बहिष्कार करती है। इसमें केवल कितने लोग भाग लेते हैं? तो 211 सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। कुछ जो देसी रियासतें थी उनके भी मेंबर्स नहीं आते हैं इसमें, और मुस्लिम लीग के भी जो मेंबर्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इस प्रकार इसमें केवल पहली जो बैठक होती है उसमें 211 सदस्यों ने ही हिस्सा लिया था। इस जो पहली संविधान सभा की बैठक कब की गई है? तो 9 दिसंबर 1946 को की जाती है, और इसमें फ्रांस की तरह ही सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जैसे लोग सभी सदस्य संविधान सभा में चुन के जाते हैं तो उनकी देखरेख के लिए एक मेंबर को, जिसको अध्यक्ष चुना जाता है, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, और जो प्रावधान लिया गया है ये फ्रांस से लिया गया है। फ्रांस में ऐसा प्रावधान है कि जब संसद, जो लोग चुन के संसद जाते हैं या पार्लियामेंट जाते हैं, तो वहां पर जो सबसे वरिष्ठतम व्यक्ति होता है, यानी एज में जो सबसे बड़ा होता है, उस व्यक्ति को अस्थायी तौर पर अध्यक्ष चुना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर भी ये प्रावधान लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। या प्रोटेम स्पीकर भी हम इसको बोल सकते हैं अस्थायी अध्यक्ष के लिए। इसके बाद इसी जो बैठक में 9 दिसंबर की जो पहली बैठक है, इसी में H.C. जो मुखर्जी होते हैं इनको उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है।
तो पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर को हुई है। मुस्लिम लीग ने इसमें का बहिष्कार किया है। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया है? 211 लोगों ने इसमें भाग लिया है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है और HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष इस बैठक में चुन लिया गया है। इसके बाद में होता क्या है कि जब पाकिस्तान अलग देश बन जाता है तो वहां पे हमने बात की है कि आता है कौन सा अधिनियम? स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में कुछ परिवर्तन होते हैं। संविधान सभा में क्या होते हैं? परिवर्तन। तो पहले सदस्य थे, जैसे हम पहले सदस्य की बात करें और पुनर्गठन के बाद यदि बात करें, जैसे हमने माउंटबेटन योजना के बारे में पढ़ा था कि जब अंग्रेज होते हैं वो भारत को सत्ता हस्तांतरित करते हैं और भारत के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा 2 देशों का डिवीजन किया जाता है। इसी को हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। तो माउंटबेटन योजना में जैसे हमने बात अभी की कि पहले सदस्य कितने थे? 389 थे। 389 में से 296 ब्रिटिश भारत से आते थे और 93 कहाँ से आते थे? देसी रियासतों से। अब क्या है, पुनर्गठन के बाद जब ये अधिनियम लाया गया है तो संविधान सभा में परिवर्तन क्या हुआ? अब मेंबर्स कितने हो गए इसके? 399 मेंबर इसमें हो जाते हैं। तो 329 बचते हैं किसके? ब्रिटिश प्रांत से, और 70 बच जाते हैं कहाँ से? देसी रियासतों से। इस प्रकार से इस स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन होता है। जब पाकिस्तान अलग देश बन जाता है उसके बाद ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो संविधान सभा थी, कि जब तक इलेक्शन नहीं होते हैं भारत में, क्योंकि भारत अभी अभी आज़ाद होता है और इतना पैसा भारत के पास नहीं होता है कि वो इलेक्शन इतने बड़े स्तर पर करा चुके, इसलिए संविधान सभा के लिए 2 कार्य दिए जाते हैं। 2 कार्य दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली होती है उसके 2 कार्य होते हैं। एक कार्य तो वो करती है विधायिका के रूप में, यानी लेजिस्लेटिव के रूप में करती है, यानी कानून बनाने का काम करती है, और एक काम करती है संविधान बनाने का। तो 2 काम सौंपे जाते हैं किसको? संविधान सभा के लिए। तो एक काम क्या होता है उसका? विधायिका का, यानी लेजिस्लेटिव बॉडी के रूप में भी काम करती है, और एक काम करती है संविधान बनाने का, यानी स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का काम करती है। तो यहाँ पर देखना, जब विधायिका के रूप में काम करती है तो इसका काम होता है देश के लिए आम कानून बनाना, यानी जो रूल हैं वो बनाना। और इसकी जो पहली बैठक होती है वो कब होती है? 17 नवंबर 1947 को। जब विधायिका के रूप में जब काम प्रारंभ होता है तो इसकी पहली बैठक, फर्स्ट जो मीटिंग होती है वो 17 नवंबर 1947 को होती है। और संविधान सभा ही स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन जाती है, क्योंकि संसद के रूप में ही कार्य करती है। और जब ये संसद के रूप में कार्य करती है तो इसकी जो अध्यक्षता है वो करते थे GV मावलंकर। तो ये भी हमें पॉइंट याद रखने का है कि जब जो संविधान सभा है वो विधायिका के रूप में, यानी संसद के रूप में काम करती थी, तो इसकी जो अध्यक्षता करते थे वो कौन करते थे? GV मावलंकर करते थे। जबकि संविधान निर्माण की जब संविधान निर्माण करती थी संविधान सभा, तो इसकी अध्यक्षता करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आगे चल के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भारत देश के प्रथम प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो इसी के बाद दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर को। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। तो दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, और दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और BN राव को संवैधानिक सलाहकार यहाँ पर चुना जाता है। तो दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यानी परमानेंट जो प्रेसिडेंट है वो चुन लिए जाते हैं। इसके बाद तीसरी जो बैठक होती है वो 13 दिसंबर को होती है, और 13 दिसंबर 1946 की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, यानी ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया है? 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया है। कब इसको स्वीकार कर लिया गया है? 22 जनवरी 1947 को। उद्देश्य
उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का भी गठन किया था। तो ये समितियां भी हमें ध्यान रखना है। तो प्रारूप जो समिति थी इसके अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। संघ संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति की जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। देशी रियासतों यानी देशी रियासत जो समिति थी, देशी रियासतों के लिए वार्ता के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। तो जो प्रारूप समिति थी जिसको हम ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो प्रारूप समिति संविधान की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति ये मानी जाती है। कौन सी समिति? प्रारूप समिति, क्योंकि इसी ने पूरे संविधान का प्रारूप तैयार किया है कि किस प्रकार से कितने अनुच्छेद होंगे, कितने भाग होंगे, कितनी अनुसूचियां होंगी, ये सब किसने डिसाइड किया है? प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग जो कमेटी है ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे इसमें? 7 सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया है? 29 अगस्त 1947 को। और इसमें जो सदस्य मुख्य रूप से थे वो कौन कौन से थे? एक तो थे बी आर अम्बेडकर जो थे अध्यक्ष थे इसके। एन गोपाल स्वामी आयंगर थे इसके सदस्य। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। डॉक्टर के एम मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे इसके सदस्य। और एन माधव राव जो कि बी एल मित्र के त्यागपत्र के बाद इसके सदस्य बने थे। और टीटी जो कृष्णामाचारी हैं ये भी इसके सदस्य थे। और बीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनको इसका सदस्य बना दिया जाता है। तो प्रारूप समिति है जो इसकी कुल कितनी बैठकें हुई हैं? प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकें आयोजित की गई हैं। बी आर अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था। कुल कितनी बैठकें हुई हैं? 141। और इसमें अंतिम जो प्रारूप तैयार रखा गया था वो कब रखा गया था? 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप पेश किया गया। और इसके बाद 4 से 9 नवंबर तक संविधान सभा जो संविधान है वो पहली बार पढ़ा गया। इसी को ही हम संविधान का पहला वाचन कहते हैं। तो पहला वाचन कब हुआ है? 4 से 9 नवंबर के लिए बीच पहला वाचन हुआ। दूसरा वाचन हुआ है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। दूसरे वाचन में संविधान के प्रत्येक खंड पर व्यापक विचार विमर्श किया गया था। यानी व्यापक बहुत आराम से इस चीज को पढ़ा गया था। कब से कब तक पढ़ा गया है? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक इसको व्यापक विचार विमर्श इसमें किए गए हैं। इसके बाद संविधान सभा के प्रारूप का तीसरा वाचन 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान को पारित करने का प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को पेश किया। इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार या एडॉप्टेड कर लिया गया। और संविधान सभा के जो 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तथा संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई। इसके बाद देखें संविधान सभा के पारित होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 को। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे, जिनमें से 16 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था या परिवर्तित कर दिया गया था। संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार करने तथा 26 जनवरी 1950 को लागू करने की तिथि है। ये भी हमें ध्यान रखना है। संविधान सभा की अंतिम बैठक या जो 12वीं बैठक थी वो कब हुई है?
तो 24 जनवरी 1950 को ही है। इसी दिन सदस्यों ने संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। तो कब चुने गए राजेंद्र प्रसाद? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। अब देखें इसमें कुछ और फैक्ट हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था। तो हाथी को मोहर के रूप में अपनाया गया था। B.R. जो आयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। इसके बाद में है जो प्रेम बिहारी नारायण भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। इटैलिक शैली में इनने हस्तलिखित संविधान को लिखा है। तो प्रेम बिहारी नारायण भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे। इन्होंने किस में लिखा है? इटैलिक शैली में लिखा है। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखें कि मूल संविधान जो हिंदी में जिसका सुलेख किया गया है वो किसने किया है? बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की है संविधान की। अब हम इसके बाद संविधान सभा से ही संबंधित जो समितियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो इसके कई सारे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज, जैसे राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा, इन सारे जितने भी फैक्ट बचे हुए हैं इनको हम अगली क्लास में समझने का या जानने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू।